अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस औरत को देखिए ज़रा। इसका नाम है इलियादा एस्किन। 13 अप्रैल 2024 को एक ट्वीट करती हैं जिसमें ये कहते हैं कि 29 अप्रैल के बाद ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, ख़ास तौर पर 19 मई के आसपास। द रियल एजेंडा इज़ देन, यानी असल मंसूबा तब है। और ये 19 मई वही डेट है जिस दिन ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। 19 मई से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इलियादा की गई ये प्रिडिक्शन एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी। जहां एक तरफ मुस्लिम उम्मा और दुनिया भर के लीडर्स इस पे ताज़ियत करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये कोई अमेरिकन या इसराइली लोग नहीं, बल्कि ईरान के अपने ही लोग होते हैं। अब ये इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ये कौन लोग हैं, इसकी बात हम वीडियो में आगे जाके करेंगे। और एक सवाल जो आप दोस्तों के जहनों में है कि क्या ये एक हादसा था या प्लानिंग से किया गया मर्डर। मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हादसा था या कत्ल। From amassing enough enriched uranium to make a nuclear को अपडेट करेंगे। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। 19 मई 2024 इब्राहिम रईसी 3 हेलीकॉप्टर्स के कॉन्वे के साथ ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर एक डैम का इफ्तिताह करने जाते हैं। इफ्तिताही दुआ के बाद इन्हें लंच की ऑफर की जाती है, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देते हैं कि वो जल्दी में है। दोपहर 1 बजे ये 3 हेलीकॉप्टर्स वापसी के लिए उड़ान भरते हैं और तब मौसम भी साफ होता है। अब इन 3 हेलीकॉप्टर्स में से लीडिंग हेलीकॉप्टर में है मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेहरदाद और प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम इस्माइली। दूसरा हेलीकॉप्टर जो सेंटर में है, इसमें बैठे हैं ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल लीडर इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल हयान, तब्रेज़ के इमाम आले हाशिम, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर मलक रहमती और पासदाराने इनकलाब के जनरल सैयद मेहदी। और इसके पीछे तीसरा सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर है। अब इस लीडिंग हेलीकॉप्टर में मौजूद गुलाम इस्माइली बताते हैं कि जब वो वर्ज़कान के इलाके में पहुंचते हैं तो जिस एल्टीट्यूड पे इनके हेलीकॉप्टर होते हैं वहाँ धुंध नहीं होती। धुंध होती है लेकिन नीचे पहाड़ों के पास पास। The conditions of the bodies found show that they were martyred immediately. इतने में अचानक एक बादल का टुकड़ा इनके सामने आ जाता है और जैसे ये हेलीकॉप्टर्स बादल में दाखिल होते हैं तो मेन हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे दोनों पायलट्स को ये सिग्नल देता है कि वो अपना एल्टीट्यूड ज़्यादा करें, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट अपना एल्टीट्यूड ज़्यादा करते हुए बादलों से ऊपर चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर भी ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद अब ये दोनों हेलीकॉप्टर्स प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को ढूंढने की गरज से इसी एरिया के चक्कर लगाते हैं, लेकिन धुंध ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते। उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई है, जिसके बाद वो पास में ही मौजूद एक कॉपर माइन पर लैंड करते हैं और वहां मौजूद एक बिल्डिंग को क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ तेहरान गवर्नमेंट को भी इस एक्सीडेंट से आगाह कर दिया जाता है और रेस्क्यू टीम्स इस साइट पे रवाना कर दी जाती हैं। President and the foreign minister was completely burned. सबसे पहले पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक फार न्यूज़ इस खबर को चलाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को ज़्यादा धुंध की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई है और अब वो वफ्द गाड़ियों में वापस आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी ही खबर की तरदीद करते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा है। It was forced to make a hard landing, but often has experienced a hard landing. Iranian president has suffered a quote hard landing on. दूसरी तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में मौजूद चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम इस्माइली तमाम पैसेंजर्स को कॉल करते हैं, लेकिन किसी से राब्ता नहीं हो पाता और बिलाखिर आले हाशिम कॉल उठाते हैं। इस्माइली जल्दी में उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं, आप कहाँ हैं, क्या आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं, क्या बाकी सब ठीक हैं। जिसके जवाब में आले हाशिम कहते हैं कि मैं दरख्तों के दरमियान में हूँ, मैं अकेला हूँ। और इसके बाद इनकी आवाज़ भी मध्यम होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ धुंध ज़्यादा होने की वजह से और रास्ता मुश्किल होने की वजह से रेस्क्यू टीम्स को इस साइट पर पहुँचते पहुँचते घंटों लग जाते हैं और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोग घरों से बाहर निकलकर इनकी सलामती के लिए दुआएं करते हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी इस बात का दावा करती है कि उन्होंने क्रैश साइट को लोकेट कर लिया है, लेकिन रात होने की वजह से उन्हें तुर्किश रेस्क्यू टीम्स का सहारा लेना पड़ता है।
और बिलाखिर इस क्रैश के 17 घंटे बाद ईरान के ऑफिशियल्स ये ऐलान करते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में मौजूद इब्राहिम रईसी समेत तमाम अफराद की मौत हो चुकी है। आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिमुर रज़ा अलैहिस्सलाम। इस खबर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei 5 दिन के शोक का ऐलान करते हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर के लीडर्स इस पर ताज़ियत करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। To celebrate the situation in Iran with the helicopter crash. کل مردم ایران امیدوارم که باقیه‌شون هم همینجوری سربه was met with celebrations outside the Iranian embassy in London. और ये सेलिब्रेशंस इसराइली या अमेरिकन नहीं बल्कि ईरान के अंदर मौजूद अपने उनके लोग करते हैं। इस सेलिब्रेशन की 2 रीजंस हैं। पहली ये कि इब्राहिम रईसी 1988 में बनने वाले एक डेथ कमीशन का हिस्सा रह चुके हैं। इस डेथ कमीशन को समझे ज़रा दोस्तों। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आता है, जब वहाँ के मजहबी पेशवा रूहुल्लाह खामेनेई सालों से चली आ रही बादशाहत को ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम कायम करते हैं। जिसके बाद इसका नाम इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रख दिया जाता है। 1906 के पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया जाता है और ख़वातीन के लिए हिजाब को लाजमी करार दिया जाता है और इस तरह ये रूहुल्लाह खामेनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस इस्लामी इनकलाब को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स इस इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे मुजाहिदीन खल्क ग्रुप। Attacks by Iraqi forces in 2009 and 2011. ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामेनेई इस ग्रुप के खिलाफ एक ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें वो इन्हें मुर्तद करार देते हैं। इस ऑर्डर के बाद तेहरान में एक 4 मेंबर कमीशन बनता है और इन 4 मेंबर्स में एक है इब्राहिम रईसी, जो इन मुर्तद को फांसी की सजाएं सुनाते हैं। और इस तरह अगले 5 महीनों में ईरान के टोटल 32 शहरों में 4 से 5 हज़ार लोगों को फांसी दे दी जाती है। इस कमीशन का हिस्सा रहने की वजह से इब्राहिम रईसी को बुचर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा गया कि इस अमल को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया जाए और इस लेटर पर 100 से ज़्यादा प्रोमिनेंट ईरानियों ने सिग्नेचर भी किए। और इस सेलिब्रेशन की दूसरी वजह है हिजाब। 2021 में ईरान के 8वें सदर बनने के बाद इब्राहिम रईसी पहले से मौजूद हिजाब लाज को मजीद सख्त कर देते हैं। इब्राहिम रईसी हिजाब ना करने के इतने सख्त मुखालिफ थे कि CNN की जर्नलिस्ट ने न्यूयॉर्क में जब बगैर हिजाब के उनका इंटरव्यू करना चाहा तो उन्होंने इंटरव्यू देने से ही इनकार कर दिया। Amanpour sits before an empty chair. The world leader she was all set to interview was Iran's hardline president. I politely declined on behalf of myself and CNN. और ऐसा ही वाकया पेश आता है सितंबर 2022 में, जब ईरान की शरिया पुलिस एक 22 साला खातून महसा एमिनी और उसकी कज़न को ये चार्ज लगाते हुए अरेस्ट करती है कि उन्होंने हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इस अरेस्ट के 2 घंटे बाद ही पुलिस एमिनी की फैमिली को बताती है कि उसे हार्ट अटैक आया है जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन एमिनी की कज़न इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि एमिनी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पुलिस के तशद्दुद से हुई है। जैसे ही ये वाकया सोशल मीडिया पर फैलता है तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोग सड़कों पर निकल आते हैं। ख़वातीन एहतजाज के तौर पर हिजाब उतारना शुरू कर देती हैं और अपने बाल काटना शुरू कर देती हैं। The world have been cutting their hair in protest at the way women are treated by the Iranian regime. Human rights lawyer Gisu Nia, who is of Iranian origin, says she can't overstate the ऐसे में स्टेट और लोगों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है और चंद ही दिनों में 185 लोगों की मौत भी हो जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस वाक़े की मजम्मत करती हैं और USA, कनाडा, UK और यूरोपीय यूनियन इस वाक़े को ह्यूमन राइट्स वायलेशन का नाम देकर ईरान पर सैंक्शंस लगा देते हैं, जिसके जवाब में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो उसे प्री प्लान इंसिडेंट का नाम देते हैं। इस वाक़े के बाद इब्राहिम रईसी काफ़ी क्रिटिसिज्म में रहे। इब्राहिम रईसी को हमेशा एक हार्ड लाइनर के तौर पर जाना जाता था, यानी अपने ख्यालात में बहुत सख्त मिजाज थे, चाहे वो व्यूज़ पॉलिटिकल हो या इस्लामिक। अब इस क्रैश के 3 सिनेरियोज हैं और इनमें पहला है टेक्निकल फेलर, यानी हो सकता है वाकई को ख़राबी आ गई हो और मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया हो, लेकिन इसके चांसेस कम हैं क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बेल 212 ड्यूल इंजन हेलीकॉप्टर है, यानी अगर एक इंजन इसका काम करना बंद कर दे तो ये दूसरे इंजन की मदद से भी लैंड कर सकता है।
और अगर दोनों इंजन भी ना काम करें तो ये ऑटो रोटेशन मोड पर जाकर भी सेफली लैंड कर सकता है। अब इसका दूसरा सिनेरियो है फॉरेन एलिमेंट, यानी किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, जैसे मोसाद जो ईरान में पहले भी टारगेटेड असैसिनेशंस और साइबर अटैक्स करवा चुका है। जैसे नवंबर 2020 में ईरान के सबसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से टारगेट किया गया था, जिसमें इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। और मई 2012 में ईरान ने अनाउंस किया था कि इसराइल ने एक वायरस जिसे फ्लेम का नाम दिया गया वो गवर्नमेंट कंप्यूटर्स में इंजेक्ट कर दिया है, जिससे गवर्नमेंट डाटा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स चोरी होने का खतरा है। और इसके जवाब में इसराइल के वाइस प्राइम मिनिस्टर यालून का कहना था कि वो अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और 2018 का वाकया तो आपको पता ही होगा, जब मोसाद की टीम ने तेहरान में मौजूद इसराइल की न्यूक्लियर साइट पर रेड किया था और वहां से न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए We're going to show you Iran's secret nuclear files. जिसमें 55,000 फाइल्स और 183 डिस्क्स थी। इसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये फाइल्स और डिस्क्स मीडिया के सामने शो की। Another 55,000 files on 183 CDs. और थर्ड सिनेरियो है इनसाइड जॉब, यानी इनर पॉलिटिक्स का नतीजा हो सकता है। अगर आप ईरान के पावर स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे टॉप पर है सुप्रीम लीडर, और अगर मौजूदा सुप्रीम लीडर की बात करें तो वो है आयतुल्ला अली खामेनी, जो इस वक्त 85 साल के हैं और 35 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अब अगले चंद सालों में ईरान को सुप्रीम लीडर की ज़रूरत है, और इब्राहिम रईसी को पोटेंशियल सक्सेसर ऑफ सुप्रीम लीडर भी कहा जाता था, यानी इनके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगले सुप्रीम लीडर बनते। और इनके मुकाबले में अली खामेनी के अपने बेटे मुजतबा खामेनी थे जो सुप्रीम लीडर बनने की लिस्ट में शामिल थे। तो इस तरह ये इनर पॉलिटिक्स का नतीजा भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। कुछ लोग अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों को इस क्रैश की वजह बताते हैं, क्योंकि यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान इन हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर पार्ट्स नहीं खरीद सकता था, और इन्हीं सैंक्शंस को ख़त्म करने के लिए ईरान ने 2015 में एक एग्रीमेंट किया था, जिसे ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या सादा अल्फाज में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। ये एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर जर्मनी और ईरान के दरमियान था, और यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल थी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगले 15 साल तक ईरान एटम बम नहीं बना सकता था, और यूरेनियम जो एटम बम बनाने में सबसे बुनियादी एलिमेंट है उसे 3.67% से ज़्यादा इनरिच नहीं कर सकता था। अब ये इतनी थोड़ी परसेंटेज है जिससे न्यूक्लियर रिसर्च तो हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सकता। अब ईरान इस डील पर इसलिए एग्री हो गया था कि इस डील के बाद ईरान पर लगी सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा, और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ईरान के $100 बिलियन के फॉरेन एसेट्स जो फ्रीज हुए पड़े हैं वो भी वापस आ जाएंगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। और इस डील को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर्स ने इंस्पेक्ट करना था। मार्च 2018 में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर यूकियाओ अमानो का कहना था कि ईरान अभी तक अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा उतर रहा है, और उसने यूरेनियम को 3.67% से ज़्यादा इनरिच नहीं किया। इसके ठीक एक महीना बाद मई 2018 में अमेरिका इस डील से अलग हो जाता है, और 2020 में वो ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर शहीद कर देता है, जिसके बाद ईरान ये ऐलान करता है कि उसने यूरेनियम को 3.6% से ज़्यादा इनरिच करना शुरू कर दिया है, और इसकी तस्दीक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी खुद भी कर देती है। वेस्ट का ख्याल था कि 2030 तक जब तक ईरान इस डील में है, या तो इसे पहले की तरह एक सेकुलर मुल्क बना दिया जाए, और यहाँ ऐसे तमाम प्रो इस्लामिक और जो लीडर ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बना सकते हैं इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। और इब्राहिम रईसी ने सितंबर 2023 में यूएन की जनरल असेंबली में भी कहा था कि ईरान कभी भी एक पूरा अमन न्यूक्लियर मुल्क बनने का अपना हक नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद इसराइली ऑफिशियल्स वहां से वॉकआउट कर गए थे। और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि इब्राहिम रईसी वो पहले सदर थे जिस पर अमेरिका ने ज़ाती तौर पर भी पाबंदियां लगाई हुई थी। 1960 में मशहद में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी प्योरली एक रिलीजियस लीडर थे, और शुरू ही से ईरान की जुडिशरी से मुंसलिक थे। जैसे 1981 में वो केराज और हमदान के प्रोसिक्यूटर, और 1985 में वो तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। 2004 से 2014 तक वो डिप्टी चीफ जस्टिस, 2014 से 16 तक अटॉर्नी जनरल, और 2019 से 21 तक चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी रह चुके हैं। इब्राहिम रईसी 3 बार 2006, 2016 और 2024 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर भी रह चुके हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट दरअसल 88 मुजतहिद पर मुश्तमिल एक असेंबली है जो वहाँ के सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है, और इस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर का इंतखाब हर 8 साल बाद किया जाता है। और 2016 से 19 तक की एक ऑर्गेनाइजेशन आस्तान कुद्स रिजवी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इमाम रज़ा के मज़ार को मैनेज करती है, और इसलिए इनकी तदफीन भी इन्हीं के मज़ार के अहाते में की गई। इब्राहिम रईसी के दौर में ईरान की रशिया के साथ मिलिट्री कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी,
और चाइना के साथ भी इन ताल्लुकात को बढ़ाया गया, जो इस वक्त ईरानियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और इन सबसे बढ़कर सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं। 28 जून 2024 को ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और जिस ईरान की कंसंट्रेशन इसराइल और फ़लस्तीन पर थी, अब उसकी सारी तवज्जो 28 जून को होने वाले इलेक्शंस पर होगी। तब तक के लिए मोहम्मद मुख्बर को ईरान का प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो पासदारान इनकलाब के साबिक ऑफिसर रह चुके हैं और ईरान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन सदात के हेड भी रह चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ओन करते हैं और ईरानियन इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर, चाहे वो फाइनेंस हो, ऑयल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सब में इसके शेयर्स हैं। अब इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए टोटल 12 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिनमें 6 इंडिपेंडेंट, 2 फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टेबिलिटी, 2 एग्जीक्यूटिव ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्टी और 2 दूसरी पार्टियों के मेंबर्स शामिल हैं। अब आप खुद सोचें कि एक ऐसा प्रो इस्लामिक लीडर जो वेस्ट को ललकारता हो और जिसने अगले 15 से 20 साल तक सुप्रीम लीडर की हैसियत से ईरान को लीड करना हो, उसके साथ ऐसा वाकया हो सकता है या करवाया जा सकता है।